हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 9 जनवरी 2024 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का ऑफिशियल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया हुआ है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट लगातार मुझसे पूछते रहते हैं कि ये करंट अफेयर कौन से एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मेरे जो करंट अफेयर हैं वो यूपीएससी से लेकर भारत के छोटे से छोटे एग्जाम्स के लिए अप्रोप्रिएट है। मैं अपने करंट अफेयर में हर एक चीज कवर करता हूँ, चाहे वो नेशनल न्यूज़ हो, इंटरनेशनल न्यूज़ हो, बैंकिंग न्यूज़ हो, या फिर आपकी स्पोर्ट्स न्यूज़ हो, टेक्नोलॉजी न्यूज़ हो। ईच एंड एवरी सेक्टर इन करंट अफेयर में मैं कवर करता हूँ। और जो आपकी पीडीएफ है उसमें भी उससे जुड़े हुए जितने भी स्टैटिक जीके के टर्म है वो सब भी आपको देता हूँ। तो आप ये बिल्कुल एश्योर होके कवर कर सकते हैं यहाँ से करंट अफेयर किसी भी एग्जाम के लिए। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे सवाल एक पॉलिटी का पूछा था और मेरा सवाल ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में समवर्ती सूची का प्रावधान हमने कौन से देश के संविधान से लिया हुआ है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। और शुरुआती तीन ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने सबसे पहले इसका सही जवाब दिया है उनमें से है खुशी तिवारी, जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब दिया है। इसके अलावा शुभम कुमार हैं, इन्होंने दूसरे नंबर पे जवाब सही दिया है। और तीसरे नंबर पे थे हिम राइडर नाम की किसी की आईडी है, इन्होंने सही जवाब दिया है। इसके अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया आंसर दिया है उन सभी का आंसर सही है। अगर यूएसएसआर की बात करें तो इससे हमने हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है, जिसको बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फेडरल का प्रावधान लिया हुआ है। और जापान के संविधान से आर्टिकल का प्रावधान लिया हुआ है, मतलब अनुच्छेद। अब शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में कोरापुट काला जीरा चावल के लिए कौन से राज्य को जीआई टैग दिया गया है। तो ये जो चावल की प्रजाति है ये उड़ीसा में उगाई जाती है और ये सदियों से यहाँ पर अजीब तरीके का चावल है। और इसकी खास बात ये है कि ये शेप में थोड़ा छोटा होता है लेकिन काले रंग का होता है। तो इसको कोरापुट काला जीरा चावल के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल ही में इसके साथ साथ उड़ीसा के अंदर टोटल 7 ऐसे आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। ये 7 आइटम्स कौन कौन से हैं आपको बता देता हूँ। इसमें से एक है सिमली पाल काई चटनी। क्या बोलते हैं इसे? सिमली पाल काई चटनी। ये लाल चींटियों को पीस कर बनाई जाती है चटनी। तो उड़ीसा में ये काफी फेमस है, इसके लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा एक यहाँ पर चलता है खजूरी गुड़, ठीक है, वही मीठा वाला गुड़ खाने वाला, उसके लिए भी जीआई टैग मिला हुआ है। और यहाँ पर एक तरीके का शॉल है जिसको बोलते हैं डोनग्रिया सॉल। क्या बोलते हैं? डोनग्रिया सॉल। पूरी लिस्ट मैंने आपको पीडीएफ में दे दिया, वहां से आप क्लियरली एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ की एक स्पेशल पेंटिंग है जिसको बोलते हैं सावरा पेंटिंग, उसके लिए भी। तो टोटल 7 चीजों के लिए जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया है। और अब उड़ीसा के अंदर जीआई टैग्स की तादाद हो गई है 25। मतलब उड़ीसा के पास 25 जीआई टैग हैं इस टाइम पे। उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर हैं रघुवर दास। भारतीय वायुसेना का ये कौन सा एयरक्राफ्ट है जिसने अभी एक माइलस्टोन अचीव किया है कारगिल एयर स्ट्रिप पर रात में लैंडिंग करके? तो कारगिल की जो हवाई पट्टी है, आज तक इसमें किसी भी भारतीय विमान ने रात में लैंडिंग नहीं करी थी। तो ये भारतीय वायुसेना का विमान है C-130J। तो इसने अभी इतिहास रच दिया है। और इसी के साथ अब ये चीज क्लियर हो जाती है कि इंडियन एयरफोर्स कारगिल में अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है तो वहां पर रात में भी लैंडिंग करा सकती है आसानी से अपने एयरक्राफ्ट की। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 1932 में करी गई थी। और भारतीय वायुसेना दिवस हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस टाइम पर एयर चीफ मार्शल हैं विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी, VR चौधरी। ये कौन है जिनको अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है अश्वनी गुप्ता। तो अब से ये अडानी पोर्ट्स को संभालेंगे। और इनका अपॉइंटमेंट इनके एक्सपीरियंस को देख के किया गया है। इससे पहले जो निशान ऑटोमोबाइल कंपनी है ना, निशान की आप लोगों ने देखा होगा, गाड़ियां आती हैं। तो निशान के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी ये रह चुके हैं। लेकिन अब ये सीईओ है अडानी पोर्ट के। और इनका जो अपॉइंटमेंट है ये अगले 3 वर्षों के लिए हुआ है। भारत के हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी जो हैं, इनके द्वारा देश का पहला हेल्थ फूड स्ट्रीट जिसका उद्घाटन कौन से राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन इन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया हुआ है, उज्जैन में।
अब सवाल ये उठता है कि हेल्थ फूड स्ट्रीट है क्या, जो कि भारत में पहली बार खोली गई है। तो देखिए, ये जो स्ट्रीट है, ये खोली गई है नीलकंठ वन में। और ये कहाँ पड़ता है? महाकाल लोक। कहाँ पर? महाकाल लोक। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल महाकाल कॉरिडोर की स्थापना करी है ना, उसका उद्घाटन किया था। अब उसको महाकाल लोक के नाम से जाना जाता है। तो वहीं पर महाकाल कॉरिडोर में ही एक गली है, वहां पर हेल्थ फूड स्ट्रीट खोला गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि वहां पर जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स हैं, जो कि किसी भी तरीके का भोजन बेचने का काम करते हैं, उनको हाइजीन से जुड़ी हुई शिक्षा दी जाएगी। साथ में उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी कि किस तरीके से वो हाइजीन के साथ फूड को सर्व करना होना चाहिए, ताकि दूर दराज से लोग आने वाले जो लोग हैं, दुनिया भर के कई सारे लोग मध्य प्रदेश में घूमने के लिए आते हैं, पर्यटन के लिए, उनके सामने एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। और जाहिर सी बात है, इससे उनका भी फायदा होगा। लोग ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़ना चाहेंगे, उनके स्टॉल्स में खाना चाहेंगे, और उससे उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अभी हाल ही में एक बार फिर से सरकार बनाई है, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री अब बदल गए हैं। इस टाइम पे मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। और एमपी के गवर्नर हैं मंगू भाई पटेल। भारत ने कौन से देश के साथ हज यात्रा को लेकर एक बाइलैटरल एग्रीमेंट साइन किया है 2024 के लिए? तो भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ हज यात्रा को लेकर एक नया एग्रीमेंट 2024 के लिए साइन किया है। इस एग्रीमेंट की खास बात यह है कि इसके अंदर टोटल 1,75,025 यात्रियों को हज यात्रा करने का मौका मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें फोकस ये किया गया है कि ऐसी महिलाएं जिनके शौहर नहीं होते हैं, मतलब जिनके पति इस दुनिया में नहीं है, तो उनको भी हज यात्रा का मौका मिले। और वो भी एक सेफ तरीके से, एक अलग तरीके से, कुछ ऐसे स्पेशल इंतजाम किए जाएं कि वो भी हज यात्रा कर पाए अपने बच्चों के साथ, या फिर अकेले भी जाना चाहे तो भी वो कर सकते हैं। ठीक है। तो इस बात पर इस बार जोर दिया गया है, स्पेशली इन महिलाओं के लिए। और ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, भारत में माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर स्मृति ईरानी और सऊदी अरेबिया के जो वहाँ पे इन सारी चीज़ों को देखने वाले जो उनके मिनिस्टर हैं, इनका नाम है फफदान अल राबिया। इनके बीच में पैक्ट साइन हुआ है। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है रियाद, ईरान की कैपिटल है तेहरान, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो, और अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। और सऊदी अरेबिया में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। क्या नाम है? सलमान अल सऊद। अभी हाल ही में बांग्लादेश में 5वीं बार री इलेक्ट हुई हैं प्रधानमंत्री के रूप में। कौन? तो ये हैं शेख हसीना, जिन्होंने एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सरकार बांग्लादेश में बना ली है। और 5 साल इनका जो है 5वां कार्यकाल है। इसका मतलब सीधी सी बात है, अभी तक ये 4 कार्यकाल सर्व कर चुकी हैं। मतलब ये 20 साल से प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। आप ऐसा समझ लीजिए। और अगले 5 साल तक ये निश्चित हो गया है कि अब ये प्रधानमंत्री और रहेंगी। ये आसान बात नहीं होती है किसी भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के तौर पर। तो अब ये 5वां टेन्योर अपना सर्व करने जा रही है। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। और अगर वोटिंग की बात करें, तो इनकी पार्टी ने 2/3 वोट अर्जित किए हैं। करीब करीब 65 से 66% वोट इन्होंने अर्जित किए हैं। टोटल 299 सीटों में से इनकी पार्टी ने 223 सीटें जीती हुई हैं। इनके अगेंस्ट जो इनकी राइवल पार्टी खड़ी थी, जिसको बोलते हैं जातीय पार्टी, क्या बोलते हैं? जातीय पार्टी। इनको केवल 11 सीटें मिली हुई हैं। और इसके अलावा 62 सीटें निर्दलीय लोगों को मिली है। तो बांग्लादेश की आवाम ने यह तो बता दिया कि आवामी लीग अगले 5 साल तक रहेगी। और बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ की करेंसी है टका। यहाँ पर क्या चलता है? टका चलता है। ये कौन सा शहर है जहां पर पहले इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है? तो ये शहर है कोलकाता। कोलकाता के अंदर भारत में पहली बार इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया। ये मीटिंग 8 जनवरी को आयोजित करी गई है, मतलब कल के दिन। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत के अंदर जितना भी शिपिंग है या फिर शिपिंग कॉरपोरेशन है, एग्जाम्पल के तौर पर जितना भी आपका समुद्री वाला हिस्सा है और नदियों वाला हिस्सा है, यहाँ पर आने वाले समय पर क्रूज चलाए जाएंगे। ठीक है। तो ये क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने का काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर दुबई जाते हैं या दूसरे और दुनिया के ऐसे भव्य शहरों में जाते हैं जो कि पर्यटक को आकर्षित करते हैं, वहां पर क्रूज की व्यवस्था बहुत
अच्छे से आपको देखने को मिलती है। भारत में अभी क्रूज वाली पद्धति काफी पीछे है, तो इसको आगे लाने की बात हो रही है, क्योंकि क्रूज अपने आप में कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देता ही देता है। और ये जो काउंसिल है, इसमें एक और कंसर्न ये रखा गया कि हमें इस तरीके की फैसिलिटीज तो बढ़ानी बढ़ानी है, लेकिन पॉल्यूशन को ना फैलाते हुए। ये कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में स्नो लेपर्ड को अपना नेशनल सिंबल डिक्लेयर कर दिया है ऑफिशियली? तो ये देश है किर्गिस्तान। किर्गिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया कि अब से स्नो लेपर्ड इनका नेशनल सिंबल होगा। और इनका मानना है जो स्नो लेपर्ड है, ये नेचुरल वेल्थ का ही प्रतीक नहीं है, ये इनकी कल्चरल प्रॉस्पेरिटी को भी दर्शाता है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो एशिया वाले रीजन में ही 12 ऐसे देश हैं जहां पर स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। ये देश भूटान हो गया, चाइना हो गया, अफगानिस्तान में भी पाए जाते हैं स्नो लेपर्ड, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं, भारत में भी स्नो लेपर्ड हैं, और इसके अलावा मंगोलिया, तजिकिस्तान, रशिया, उज्बेकिस्तान, इन सारे देशों में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। और किर्गिस्तान की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं बिश्केक। क्या बोलते हैं? बिश्केक। और किर्गिस्तान में राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे सादिर जपोव। यहां पर मैं लिख देता हूं, सादिर जपरोव, जपोरोव। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल का जो चिड़ियाघर है, वहां पर भारत के सबसे उम्र दराज भालू का निधन हो गया। इसका नाम क्या था? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है भालू, इसका नाम था बबलू, और इसकी उम्र थी 36 साल। और जब ये 19 साल का था, तो साल 2006 में इसको मदारी से रेस्क्यू किया गया था। और तब से ये भोपाल के चिड़ियाघर में ही जीवित था, और 19 साल से लेकर अब ये 36 साल की उम्र तक पहुंच चुका था। और अचानक से पता लगा कि मल्टीपल ऑर्गन्स इसके फेल हो गए, जिसकी वजह से इसका देहांत हो गया। और इसके देहांत के बाद इस टाइम पर भारत की सबसे उम्र दराज भालू अगर कोई है तो इसका नाम है गुलाबो। गुलाबो को भी अभी कुछ टाइम पहले ही मदारियों से ही रेस्क्यू किया गया था। अगर भारत में ऑन एन एवरेज देखा जाए तो जो भालू की जो एज होती है, ये 25 से 30 साल होती है वाइल्ड लाइफ में अगर देखा जाए। लेकिन अगर इन्हें पाला जा रहा है तो फिर बढ़ भी सकती है इनकी उम्र, जैसे कि बबलू 36 साल की उम्र में इसका निधन हुआ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा अयोध्या में पर्यटन को बढ़ावे बढ़ाने के लिए कौन सी टूरिज्म स्कीम लॉन्च करी गई है? तो एक नई पर्यटन योजना उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च करी गई है। इसका नाम है पेइंग गेस्ट योजना। और आप सभी को पता है, आने वाले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और उसके उपलक्ष्य में और उससे पहले अयोध्या में पर्यटन को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करी जा रही है, जिसका हिस्सा है पेइंग गेस्ट योजना। पेइंग गेस्ट योजना के अंदर अयोध्या शहर के अंदर 1000 घरों को रजिस्टर किया जाएगा। ये घर इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू कैपेबल होंगे कि लोग यहाँ पर पेइंग गेस्ट की फैसिलिटी आपको देंगे। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि बाहर से जो लोग अयोध्या घूमने जाएंगे, जो लोग राम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, वो अयोध्या में अगर होटलों में ना रुकना चाहें तो वो पेइंग गेस्ट के तौर पर भी रुक सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप सिक्किम जाइए, तो सिक्किम में आपको वहाँ के जो वैली एरियाज हैं, जो वहाँ के माउंटेन एरियाज हैं, वहाँ पर आपको पेइंग गेस्ट का ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। आप हिमाचल प्रदेश घूमने जाइए, जहां पर ऊंचाई में आपको होटल नहीं मिलेंगे, वहां पर लोगों के घरों में पेइंग गेस्ट का ही कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, ऐसे राज्यों के अलावा अब उत्तर प्रदेश भी पेइंग गेस्ट योजना लॉन्च कर चुका है। और उत्तर प्रदेश में गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। हाल ही में कौन है जिन्होंने 140 भाषाओं में गाना गाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दिया है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सुचेता सतीश ने। और इन्होंने 2 साल पहले भी इसी तरीके का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और अभी हाल ही में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। दुबई के अंदर भारत का जो कॉन्सुलेट ऑडिटोरियम है, वहां पर क्लाइमेट चेंज को लेकर एक मीटिंग का आयोजन किया गया था। और उसी दौरान इन्होंने 140 भाषाओं में गाना गाकर सभी को चकित कर दिया, और ये अपने आप में गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हो गया है रिकॉर्ड। आप सभी मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी है वरुण अवस्थी 07। अभी हाल ही में बिम्स्टेक के सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो बिम्स्टेक का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, बिम्स्टेक की जो स्थापना है ये 1997 में करी गई थी। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो बिम्स्टेक है, दरअसल इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला रीजन है, बंगाल की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं वो सब आपस में इकोनॉमिक कॉरपोरेशन को लेकर एक दूसरे की मदद करें, टेक्निकली एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे को पीस में मदद करें, एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करें। तो इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं ये 7 मेंबर कंट्रीज हैं। एक तो भारत है, दूसरा नेपाल, तीसरा भूटान, चौथा बांग्लादेश, पांचवा म्यांमार, छठवां थाईलैंड और सातवां श्रीलंका। तो इन 7 देशों का समूह है बिम्स्टेक। स्थापना इसकी 1997 में करी गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ये क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो। फिलहाल अगर बात करी जाए तो इसके सेक्रेटरी जनरल भारतीय मूल के इंदिरा मणि पांडे अपॉइंट किए गए हैं। और इंदिरा मणि पांडे जो है ये किसको सक्सीड कर रहे हैं, ये जिनकी जगह ले रहे हैं ये हैं तेंजिन लेकफेल। इससे पहले लेकफेल सेक्रेटरी जनरल थे, ये भूटान से बिलोंग करते हैं लेकफेल। अब ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह पर आ जाएंगे इंदिरा मणि पांडे। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कौन बता सकता है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, पुलित्जर प्राइज जो है ये कौन से देश से संबंधित है? जर्मनी, फ्रांस, भारत या फिर यूएसए? देखते हैं कौन सबसे पहले सही आंसर बताता है। 2024 के किसी भी एसएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्टेट के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि राज्य के अंदर लेखपाल का एग्जाम हो गया, पुलिस का एग्जाम हो गया, एक्स वाई जी, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टेट में, तो आप मेरे जीएस जीके के फाउंडेशन बैच को एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में अवेल कर सकते हैं। इस बैच के अंदर मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर और साथ में पीवाईक्यूज, ये सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है। इस बैच की मदद से आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप SSC GS गुरु @gmail.com पर हमें मेल करिए, अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके आपको डिस्काउंट दे देगी बैच में। स्टैटिक जीके का लाइव बैच भी चल रहा है, आप इसे भी अवेल कर सकते हो। आज की डेट में स्टैटिक जीके का जो वेटेज है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। हर एक एग्जाम में स्टैटिक जीके का वेटेज 35 से 40% तक देखने को मिल रहा है जीएस के पार्ट में। आप मेरे स्पेसिफिक बैचेस जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब अलग अलग भी अवेल कर सकते हैं। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।